1960 में एक केस आया बेरूबारी यूनियन केस। अपने को पता है कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान बना तो पार्टीशन बड़ा वेगली किया गया। रेड क्लिफ साहब को बुलाया गया और उनको बोला गया कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और उन्होंने एक बंद कमरे में बैठ के वेगली लाइंस ड्रॉ कर दी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना फील्ड में गए लाइंस को ड्रॉ कर दिया, और उसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। लिटरली ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिले कि किसी का आधा घर पाकिस्तान में चला गया, आधा घर इंडिया में आ गया, किसी का घर इंडिया में आ गया और ज़मीन जायदाद पूरी पाकिस्तान में चली गई, और बाउंड्री बड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी थी। और दिक्कत ये हुई कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री, ऐसे केसेस जिनकी ज़मीन जायदाद इंडिया में है, घर पाकिस्तान में चला गया, इनको मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री को मैनेज करना, डिफेंड करना इन कंपैरिजन टू स्ट्रेट बाउंड्री डिफ़िकल्ट होता है। तो उस समय के जो लीडर्स थे उन्होंने बैठ के बातचीत करके डिसाइड किया कि यार ये जो बाउंड्री है टेढ़ी मेढ़ी, इसको स्ट्रेट किया जाए। अब ये कैसे होगा? कुछ टेरिटरीज़ का एक्सचेंज करके। तो उस टाइम के अपने यहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फिरोज़ खान नून, इन दोनों ने मिलके एक नेहरू नून एग्रीमेंट साइन किया 1958 में, और इस एग्रीमेंट के तहत कुछ टेरिटरीज़ का एक्सचेंज किया जाना था, और वो एक्सचेंज क्या फैसिलिटेट करता? इस बाउंड्री को थोड़ा सा स्ट्रेट करता, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है बाउंड्री का, उसकी वजह से थोड़ा सा इजी होता। ऐसा ही एक जगह थी जिसका नाम था बेरूबारी यूनियन, और ये बेरूबारी यूनियन पार्टीशन के बाद इंडिया को मिली, वेस्ट बंगाल के हिस्से में आई है। इस नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत इस बेरूबारी यूनियन को दिया जाना था उस टाइम के ईस्टर्न पाकिस्तान को, आज के बांग्लादेश को। जब ये बात हुई तो प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, बवाल उठा, और लोगों ने सरकार पे सवाल उठाना शुरू किया और कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि सरकार अपने कंट्री के किसी हिस्से को किसी और दूसरी कंट्री को दे दे। अच्छा, एक अपन आगे चलेंगे तो आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकता है दो मैटर्स में। एक, अगर कोई लॉ से रिलेटेड मैटर है, लॉ से रिलेटेड मैटर है, या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकता है। और दूसरा, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले का कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है या फिर इंगेजमेंट है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगा जा सकता है। अच्छा, प्रेसिडेंट जब ओपिनियन मांगेगा तो इस केस में, पहले वाले में पब्लिक इंपॉर्टेंस या फिर लॉ रिलेटेड मैटर में, सुप्रीम कोर्ट को अगर ओपिनियन देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। लेकिन इस केस में, दूसरे वाले में, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एंगेजमेंट वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है ओपिनियन देना, देना ही देना पड़ेगा। और जब ये बेरूबारी यूनियन पे प्रोटेस्ट होने लगे तो प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा, और इस ओपिनियन में प्रेसिडेंट ने दो सवाल पूछे। पहला तो ये कि क्या गवर्नमेंट के पास पावर है अपनी किसी टेरिटरी को सीड करने की, और अगर है तो किस आर्टिकल के तहत है। आर्टिकल 3 पढ़ेंगे अपन आगे वाली क्लासेस में, और एक आर्टिकल 368 अपने को पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर। किस आर्टिकल के तहत अगर गवर्नमेंट को पावर है सीड करने की, तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे। और बेरूबारी यूनियन केस में ये डिबेट शुरू हुई। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट रखा गया, वो आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रियम्बल में एक टर्म है यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है कि वो अपने देश के किसी हिस्से को किसी और देश को दे दे। और गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट रखते हुए कहा कि प्रियम्बल में एक टर्म है सोवरेन, विच मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन है, उस पर कोई आउटसाइड कंट्रोल नहीं है, वो चाहे तो अपनी टेरिटरी को दे भी सकती है। और यहां से
प्रीएम्बल पे डिबेट शुरू हुई। हालांकि टेरिटरीज के केसेस में क्या हुआ है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, लेकिन प्रीएम्बल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में अपना ओपिनियन देते हुए कहा, पहली चीज तो ये कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रीएम्बल बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर एम्बिग्युइटी होती है या इंटरप्रिटेशन का कोई सवाल आता है तो प्रीएम्बल की मदद ली जा सकती है, हेल्प ली जा सकती है, लेकिन प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक डिबेट इस पार्ट पे हुई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट रही है 9th शेड्यूल के ऊपर। 9th शेड्यूल अपन ने पढ़ा है। 9th शेड्यूल में बेसिकली क्या है कि किसी भी स्टेट लॉ को या सेंट्रल लॉ को अगर 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया तो उस पे कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो खत्म हो जाती है, उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे केसेस आए, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, और इस सीरीज में बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया केशवानंद भारती केस। केशवानंदा भारती केस 1973, इंडियन जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट केस। एक चीज तो ये कि आज तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच इंडियन जुडिशरी में अगर बैठी है तो वो बैठी है केशवानंद भारती केस में। 13 जजेस की बेंच थी, 13 जजेस की बेंच थी। और इस केशवानंद भारती केस का बैकग्राउंड ये है कि केशवानंद भारती एक प्रीस्ट संत हुआ करते थे केरला के, और केरला में लाया गया केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, और इस केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत केशवानंद भारती के मठ की बहुत सारी जमीन केरला गवर्नमेंट ने ले ली, और इस केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को रख दिया गया 9th शेड्यूल के अंदर। 9th शेड्यूल के अंदर रखने का मतलब यह है कि इसके ऊपर कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो खत्म है, इसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने बोला कि ये जो 9th शेड्यूल है, ये जो पावर है कि जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता कुछ एक्ट्स को, ये अपने आप में गलत है। और उन्होंने आर्ग्यू करते हुए कहा कि कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एलिमेंट हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, उनके साथ में छेड़खानी, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्बल। और यहां से डिबेट शुरू हुई प्रीएम्बल पे, और फाइनली केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, पहली चीज तो ये कही कि बेरूबारी यूनियन केस में जो कहा गया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, वो गलत है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दूसरी चीज ये कहा कि प्रीएम्बल ना तो सोर्स ऑफ पावर है, नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर, किसी को इससे पावर नहीं मिलती, और ना ही ये किसी की पावर को छीनता है, ये किसी की पावर को छीनता भी नहीं है। इट इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर नॉर इट टेक्स अवे द पावर ऑफ एनीवन। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉन जस्टिसेबल, कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब सवाल पूछा गया कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह कहा कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, अमेंड कर सकती है किसी भी हिस्से को, अमेंडेबिलिटी की पावर दे दी गई। अब किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, और प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, विच मींस प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। कोर्ट से पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो कोर्ट ने बोला कि फिलहाल के लिए बेसिक स्ट्रक्चर
क्या है उसको छोड़ दो, जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे वैसे वैसे बता दिया जाएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी है, सोवरेन होना, सेक्युलर होना, डेमोक्रेसी, ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फाइनली आज की डेट में क्या स्टैंड है अपना कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, प्रियम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर नॉर इट टेक्स अवे द पावर ऑफ एनीवन। तीसरा, इट इज नॉन जस्टिसेबल। और चौथा, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है विदाउट चेंजिंग या फिर ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली अपने को पता है कि प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया है आज तक, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में, और 3 वर्ड साइड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और फिर एक केस आया मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। उस केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल में ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये ठीक है, ये सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही सब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लैंग्वेज देखते हैं फटाफट से, देखो। वन ऑफ द controversies about the preamble is as to whether it is a part of the constitution or not. In the Berubari Union case 1960, the Supreme Court said that the preamble shows the general purpose behind the several provisions in the constitution and is thus key to the minds of the makers of the constitution. Berubari Union case में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा प्रियम्बल जो है वो की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्दर, वेयर द टर्म्स यूज्ड इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगुअस और केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, सम असिस्टेंस एट इंटरप्रिटेशन मे बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइंड इन द प्रियम्बल। जहां कोई इंटरप्रिटेशन का सवाल आए, जहां कोई एम्बिग्युइटी का सवाल आए, वहां पे प्रियम्बल की हेल्प ली जा सकती है। लेकिन डिस्पाइट दिस रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ओपिनियनड दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबारी यूनियन केस में सब कुछ कहा कि प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, लेकिन फाइनली बोल दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर आया फाइनली केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, और केशवानंद भारती केस में द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट preamble is a part of the constitution. It observed that the preamble is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. आगे देखो, in the LIC of India case 1995, LIC ऑफ इंडिया केस आया 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि LIC ऑफ इंडिया केस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केशवानंद भारती केस की जो बेंच है वो 13 जजेस की बेंच है, LIC ऑफ इंडिया केस की जो बेंच थी वो 2 जजेस की बेंच थी। लेकिन फिर भी LIC ऑफ इंडिया केस में भी ये कहा गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Like any other part of the constitution, the preamble was also enacted by the Constituent Assembly, but after the rest of the constitution was already enacted. भाई, और जिस तरह से जितने हिस्से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको जैसे इनेक्ट किया गया है, वैसे ही प्रियम्बल को इनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबसे लास्ट में प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया। क्यों? द रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल एट द एंड was to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the constituent assembly. क्यों ऐड किया गया लास्ट में? To ensure कि जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन प्रिंसिपल्स पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो सारे प्रिंसिपल्स प्रियम्बल में दिखाई देते हैं एग्जैक्टली वैसे ही। While forwarding the preamble for votes, the President of the Constituent Assembly said, "The question is that preamble stands part of the Constitution." The motion was then adopted. In fact, जब preamble को पास करने की बारी आई, तो Constituent Assembly के President ने कहा भी यही कि सवाल यह है कि preamble Constitution का पार्ट है, और उस मोशन को पास किया गया। Hence the current opinion held by the Supreme Court that preamble is a part of the Constitution
is in consonance with the opinion of the founding fathers of the constitution. मतलब आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ओपिनियन के साथ जाता है. आगे देखो, however, two things should be noted. दो चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है. प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. ना तो किसी के लिए सोर्स ऑफ पावर है और ना किसी की पावर को प्रोहिबिट करता है. इट इज नॉन जस्टिसेबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ. ये हुआ पार्ट की बात. अब देखो अमेंडेबिलिटी की बात. अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल. द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368, वो आया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस. और केशवानंद भारती केस में ये तो बोल ही दिया गया था कि प्रियम्बल के बारे में जो बेरूबारी यूनियन केस में कहा गया वो ओपिनियन गलत था. बेरूबारी यूनियन में तो यही कह दिया गया था कि पार्ट है ही नहीं. तो इट वॉज आर्ग्यूड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. भाई जब पार्ट नहीं है तो फिर अमेंड कैसे किया जा सकता है. द पेटिशनर कंटेंडेड दैट द अमेंडिंग पावर इन आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट्स और द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर एनश्राइंड इन द प्रियम्बल. आर्ग्यूमेंट क्या रखा गया कोर्ट के सामने केशवानंद भारती की साइड से कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता. और फिर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आज का जो स्टेटस है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. और फिर साथ ही साथ कोर्ट ने कहा, द कोर्ट स्टेटेड दैट द ओपिनियन टेंडर्ड बाय द बेरूबाई यूनियन केस 1960 इन दिस रिगार्ड वॉज रॉन्ग. बेरूबारी यूनियन केस में जो कहा गया वो गलत है. एंड हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड. प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन. कंडीशन क्या है? दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स. बेसिक फीचर्स को, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. In other words, the court held that the basic elements or the fundamental features of the Constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under Article 368. कि fundamental features, basic features को alter नहीं किया जा सकता by constitutional amendment. आगे देखो, the preamble has been amended only once. एक ही बार amend किया गया है in 1976 by 42nd Constitutional Amendment Act, which added 3 new words: socialist, secular and integrity to the preamble. And this amendment was held to be valid. मिनर्वा मिल्स केस में इसको, इस अमेंडमेंट को वैलिड ठहराया गया. एक ही बार अमेंड हुआ है हमारा प्रियम्बल. इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया. यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू वेरी मच.